तो बेसिकली हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो होता है पेरीफेरल, या शॉर्टकट में लिख लेते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रॉडली हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेते हैं हमेशा, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज आती हैं, एक है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ब्रेन से कुल 12 पेयर नर्व्स कनेक्टेड होते हैं, 12 पेयर, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व। तो हमारी बॉडी में कुल कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं? 12 पेयर होते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, है ना। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में वो सभी पार्ट्स आते हैं जो ऑटो रेगुलेट होते हैं। इसमें वो सभी पार्ट्स आते हैं जो ऑटो रेगुलेट होते हैं। ये समझ में आ रहा बच्चों? अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को फिर से हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एक ब्रॉडर आउटलाइन है ये, एक बाहर से समझने का रिवीजन है जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। मेरे ख्याल से ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि किसको कैसे कैसे डिवाइड, या इसी को सोमा भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। साइटॉन, सेल बॉडी या सोमा, तीनों कहते हैं। इसमें ये जो निकलने वाली ब्रांच होती है इसको कहते हैं डेंड्रॉन। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं डेंड्रॉन। फिर इसके ऊपर की जो ब्रांचिंग होती है इसको कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट, ओके। फिर यहाँ पे जहाँ पे कि ये क्या बोलते हैं अलग हो रहा है आपके, मतलब जो एक्सॉन की स्टार्टिंग पॉइंट है और साइटॉन का जंक्शन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, ये वाला पोर्शन। और यहाँ पे होगा ये वाला पोर्शन। ये क्या है? ऊपर का सेल बॉडी और नीचे का ये लॉन्ग वाला जो पार्ट है, या कि यहाँ पे मिल रहे हैं, जंक्शन बना रहे हैं। इसको कहा जाता है एक्सॉन हिलॉक। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सॉन हिलॉक। और इसके बाद ये नीचे पूरा रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, दिस पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं एक्सॉन, है ना बेटा। नीचे गोल गोल बटन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये वाले, है ना। इसको आप कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। क्या कहते हैं बेटा? साइनेप्टिक नॉब। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है? सबको आराम से समझ में आ रहा है ना? बीच में एक न्यूक्लियस होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है। और एक्सॉन की एक बहुत ही खास बात होती है कि इसके साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो इस न्यूक्लियस के अगल बगल देखने को मिलते हैं, है ना। इवन ये ग्रेन्यूल्स डेंड्रॉन तक पहुंचते हैं, लेकिन इधर एक्सॉन हिलॉक वाले हिस्से में थोड़े से कम रहते हैं।
ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, नेजल के ग्रेन्यूल्स। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। तो एनसीईआरटी में 3 हिस्सों में इसको बांटा जाता है। एक ये जो ऊपर वाला हिस्सा है डेंड्राइट, कहते हैं एनसीईआरटी में कि डेंड्राइट्स, उसके नीचे के हिस्से को साइटोन और इसके नीचे के पूरे हिस्से को एक्सॉन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक न्यूक्लियस और खूब ढेर सारे ब्रांचेस निकली हैं। तो इस तरह के स्ट्रॉन क्या कहते हैं? दीज आर द मल्टी पोलर न्यूरॉन। दिस वन इज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, है ना, एकदम नॉर्मल है, नॉन माइलिनेटेड है। मतलब यहाँ पे अगर ये ब्लैक कलर का जो आपको डॉट दिख रहा है, ये एक सेल है, इसका नाम होता है स्वान, SCHWAN, स्वान सेल। क्या नाम होता है बेटा? स्वान सेल। तो स्वान सेल जब यहाँ पे प्रेजेंट है, जो फिगर नंबर बी है जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया, इसलिए अलग अलग कलर यूज कर लिया। इसमें इसने क्या किया कि अगल बगल एक लिपिड की लेयर बना दी है। दिस लिपिड लेयर इज कॉल्ड माइलिन, है ना, माइलिन लेयर या माइलिन शीट। तो ऐसा न्यूरॉन जिसके ऊपर माइलिन क्या बोलते हैं वो सीट पाई जाएगी, यानी ये लिपिड पाया जाएगा, उसको हम कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। इसको कहीं और से इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा, है ना। तो इस तरह से ये पूरा नेटवर्क बना के जुड़े होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्शन मिला, मतलब कोई इंफॉर्मेशन मिला, जिसको कि हम स्टिमुलस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टिमुलस भी कह सकते हैं। तो हमने कोई स्टिमुलस दिया तो इसमें इंफॉर्मेशन ट्रेवल होना शुरू हुआ। अब इंफॉर्मेशन ट्रेवल करके इस सिनेप्टिक नॉब पे आ जाएगा। देख पा रहे हो आप लोग, या मैं जूम करूं इसे? जूम होता भी है शायद, इसमें नहीं होता, वो तो रहा। ओके, दिख रहा है तो सर। ये, हाँ दिख रहा है ना, ये ट्रेवल करके यहाँ तक चला आता है। ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाला हिस्सा, ये क्या है? नॉब है, साइनेप्टिक, साइनेप्टिक नॉब या सर इन बटन। दोनों के जॉइंट को क्या बोलते हैं? याद बता नहीं रहे हैं, आ रहा बता है। रहे हैं बेटा। हाँ वही वही, इसीलिए तो आज डिटेल बता दे रहे हैं बेटा, शाम को आपको भी मदद मिलेगी इससे। और इसको कहते हैं, ये तो डेंड्राइट है आपका, ठीक है। अब इनका और भी एक नाम होता है बहुत स्पेसिफिक, इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्योंकि जोड़ से पहले है, जंक्शन से पहले है, और इसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है ना। और इनके जो जंक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स या साइनेप्सिस दोनों ही वर्ड यूज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अब ये आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा और कम जूम कर देते, तो दिख रहा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जब इंफॉर्मेशन यहाँ से ट्रेवल होता है, साइनेप्स पे भी ट्रेवल हो गया, अब इसके बाद ये फिर से क्या हो गया, इस न्यूरॉन में आ जाएगा सेकंड वाले में। यहाँ फिर से वही होगा प्रोसेस, लेकिन आप डिफरेंस देखेंगे तो देखेंगे कि इस न्यूरॉन में कहीं भी माइलिन सीट नहीं है। अब जो माइलिन सीट नहीं है तो इसमें पूरी की पूरी लेंथ तक इसने ट्रेवल किया, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में माइलिन शीट है। तो इंफॉर्मेशन एक बार यहाँ इकट्ठा हो जाए, याद रखेंगे कि बाहर से आने वाला इंफॉर्मेशन, ये जो एक्सॉन हिलॉक वाला एरिया होता है यहाँ पे इकट्ठा होता है, कंसंट्रेट होता है। और जब यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाता है एक साथ, तो फिर सभी जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद एनर्जी क्रिएट करता है और फिर आगे की ओर जाता है। इसको कहते हैं
समेशन जुड़ रहा है ना, ऐड हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? फिनोमेना ऑफ समेशन। इसी को ऑल और नन भी कहते हैं। ऑल और नन का मतलब है कि जो आने वाली एनर्जी है, जो इंफॉर्मेशन है, या तो वो सभी की सभी इकट्ठी हो जाएंगी और वो इंफॉर्मेशन को आगे ले जाएंगी, या तो वो इतनी एनर्जी इकट्ठी नहीं कर पाएंगे जिससे कि वो आगे की ओर बढ़ पाए। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ऑल और नन फिनोमेना। अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है निजल ग्रेन्यूल, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है निजल ग्रेन्यूल। तो आप लोगों ने डिजिटल क्लॉक देखा होगा जिसमें 3.13 ऐसा कुछ लिखा होता है ना? अब इसमें क्या होता है कि ये जो 3 है ये आवर्स हैं और ये मिनट्स हैं। सेकंड बताने के लिए क्या होता है? ये होता है। अब ये कैसे सेकंड बताता है? तो एक बार ब्लिंक करता है ना, एक बार गायब हो जाएगा, फिर एक बार दिखने लगेगा। हर सेकंड में ऐसा करेगा। डिसअपियर, अपीयर, डिसअपियर, अपीयर, डिसअपियर, अपीयर, हमेशा ये ऐसे करता रहता है। तो जब ये डिसअपियर और अपीयर होता रहता है ना, तो हर एक सेकंड पे ये गायब होता है और आता है। इसी तरह से बिल्कुल आपके नेजल ग्रेन्यूल होते हैं, एकदम सेम टू सेम नेजल के ग्रेन्यूल्स होते हैं। यानी नेजल के ग्रेन्यूल क्या करते हैं? डिसअपियर, अपीयर, डिसअपियर, अपीयर, डिसअपियर, अपीयर, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अब इनके डिसअपियर और अपीयर होने से क्या होता है? इनके लगातार डिसअपियर और अपीयर होने से ये होता है कि जो बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन है वो आगे बढ़ पाती है। Means it is believed that appearing and disappearing phenomena of the nasal granule is very very important for the travel of the information, है ना? अगर ये परमानेंटली अपीयर हो जाए तो, मतलब कभी डिसअपियर ही ना हो तो पैरालिसिस की कंडीशन आएगी, इंफॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? और अगर ये हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाए तो भी पैरालिसिस की कंडीशन आएगी, तो भी इंफॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कैसे ये ट्रेवल कर रहा है ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे माइलिन शीट नहीं था, है ना, तो इसको थ्रू आउट द लेंथ ट्रेवल करना पड़ा। लेकिन जहाँ माइलिन शीट होता है, एक बार जैसे यहाँ पे एक्शन बन गया तो बीच में जितनी दूर ये एक्सॉन वाला, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट है, यहाँ इसको ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली जहाँ पे नहीं है वहां ट्रेवल करेगा। ठीक है, फिर एक बार यहाँ एक्शन बन गया, फिर ये नेक्स्ट पे ट्रेवल करेगा यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ एक्शन बन गया, फिर ये नेक्स्ट पे ट्रेवल करेगा। इसी तरह से फिर ये टर्मिनल पार्ट पे। तो आप देख रहे हैं कि बीच वाले हिस्से में इसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो स्पीड बढ़ गई। इस तरह के कंडक्शन को कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। इसको कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, या आप जंपिंग कंडक्शन भी कह सकते हैं। जंप कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? जंपिंग कंडक्शन। क्या कर रहा है बेटा? जंपिंग कर रहा है, जंपिंग कंडक्शन। ये समझ में आ गया? सॉल्टेटरी कंडक्शन या जंपिंग कंडक्शन। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ रहा है बहुत आसानी से। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आ गया ना? तो ये जो बीच बीच में खाली जगह है इसको कहते क्या है? कई बार छोटा, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन डायरेक्टली पूछ लेता है। तो दीज आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है ना? है ना? तो ये मान लीजिए कि हमारा एक्सॉन है और इस तरफ ये क्या बोलते हैं, बटन की ओर चला जाएगा, नॉब की ओर चला जाएगा, और इधर ये वाला हिस्सा है, इधर से इंफॉर्मेशन आएगा और इधर की ओर ट्रेवल करेगा, है ना? ओके, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है बच्चों?
कि नॉर्मल कंडीशन जब भी होती है तो ये बाहर ये क्या लाइन जो बनाई है मैंने क्या है, वो मेम्ब्रेन है ना। तो बाहर पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये पॉजिटिव आयन सोडियम और कैल्शियम होते हैं। खासकर इस मेम्ब्रेन के पास जो इकट्ठे हैं वो सोडियम होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। कौन होता है बेटा? सोडियम होता है, सोडियम आयन। ठीक है ना, याद रहेगा। यस सर। हाँ ठीक है, ओके। तो बाहर जो है वो सोडियम है, और अंदर जो होता है ये निगेटिव आयन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द आउटसाइड। और ये जो निगेटिव आयन होते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, यानी ऑर्गेनिक निगेटिव आयन हैं। ये भी याद रखेंगे, नहीं तो कई बार लोग क्लोराइड बोल देते हैं कि चलो एक तरफ सोडियम है तो दूसरी तरफ क्लोराइड होगा निगेटिव। नहीं नहीं, इस मेम्ब्रेन के अंदर ये जो निगेटिव होता है पार्ट, ये होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक निगेटिव आयंस। याद रखेंगे आप लोग एक एक चीज। अच्छा, अंदर भी कुछ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो पोटेशियम होते हैं। कौन होता है बेटा? वो पोटेशियम होता है, याद रखेंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में, है ना, जबकि कोई इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन में नहीं आ रही है, तो इसी तरह का कंसंट्रेशन रहता है, मतलब इसी तरह की बनावट होती है। तो जब इस तरह की बनावट होती है तो इन दोनों मेम्ब्रेन में क्या है कि एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, यानी एक बाउंड्री है जिसके अगल बगल आयंस का सेपरेशन हो रहा है। और उन दोनों के पास, प्लस के भी पास अपनी कुछ पावर होगी और माइनस के पास भी अपनी पावर होगी। तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होगा ही, पावर का डिफरेंस होगा। उस पावर के डिफरेंस को हम कहते हैं वोल्टेज डिफरेंस। क्या कहते हैं बच्चों? वोल्टेज डिफरेंस। ओके, तो ये जो वोल्टेज डिफरेंस है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेम्ब्रेन पे है तो ये हो जाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो किस कंडीशन में है? जब इसमें कोई इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें कहीं भी इंफॉर्मेशन अभी आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी रेस्ट कर रहा है। तो ये हो जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन। कैसा बेटा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये होता है -70 मिली वोल्ट। कितना होता है ये याद रखेंगे ये सब। कितना होता है बेटा? -70 मिली वोल्ट होता है। -70 मिलीवोल्ट। एग्जैक्टली, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि जब ये एकदम नॉर्मल कंडीशन में रहता है ना, जब ये बिल्कुल भी नॉर्मल कंडीशन यानी रेस्टिंग कंडीशन में है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोटीन के चैनल्स होते हैं। दिख पा रहा है आपको? ग्रीन ग्रीन कलर से बना है मेम्ब्रेन के पास। So they are permeable यस for, सर। they are permeable for, ये जो ग्रीन कलर के अंदर समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है प्रॉपर ना? कहीं ऐसा तो नहीं किसी को दिख ना रहा हो? ओके, ठीक है। तो ये जो बाहर निकलता रहता है इसको कहते हैं लीक होना। भाई लीकेज, लीकेज हो रहा है ना। तो इस तरह के जो चैनल होते हैं उसको कहते हैं लीकी चैनल्स, लीकी चैनल्स। एंड दिस टाइम दिस चैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीकेज ऑफ पोटेशियम। मेरी आवाज वगैरह जा रही है अच्छे से बच्चों, है ना? इसको यस क्या सर। कहते हैं? पोटेशियम। तो लीकी चैनल फॉर पोटेशियम, यानी जब रेस्ट कंडीशन में होता है
जब कोई इंफॉर्मेशन उसमें ट्रेवल नहीं कर रहा है तो उसमें उस समय भी क्या होता है कि पोटेशियम लीक करता रहता है। अच्छा, इसी के बगल में कुछ और भी चैनल्स होते हैं, मैं बता देता हूँ ऐसे, जो टच के लिए सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं ये? टच के लिए सेंसिटिव होते हैं। वो एक कोई मूवी थी ना बेटा, उसमें एक गाना था, छूना ना, है ना, अब मैं जवा हो गई, तो एकदम वैसा ही बिल्कुल उसी को फ्रेम, ये सब चीजों को आप याद रखेंगे ना, फनी हो जाएगा याद करते मीडियम को। और इसकी स्पीड ऐसी रहेगी कि जितनी स्पीड में ये लीकेज कर रहा है उसके लगभग 2 टाइम्स स्पीड में ये अंदर की ओर आता है, अप्रोक्सीमेटली दोगुनी स्पीड से। यानी दोगुना अमाउंट ऑफ सोडियम विल बी इनफ्लक्स, अंदर की ओर आएगा। तो ये जो टच करने से, है ना, इसको हमने टच किया, जैसे ये अंगूठा है लाइक दिस, और इसको जैसे हमने दबाया तो ये हमें फील जो हो रहा है, तो यहाँ इसलिए फील हो रहा है कि यहाँ जो न्यूरॉन है, जब हमने दबाया तो उसका जो ये वाला टच सेंसिटिव, इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस सेंसिटिव चैनल्स। मैकेनिकल मतलब बाहर से हमने फोर्स प्रोवाइड किया, है ना, तो इसको बोलते हैं थिग्मो। थिग्मो का मतलब होता है प्रेशर, थिग्मो रिसेप्टर्स। तो क्या बोलते हैं बेटा इसको? थिग्मो रिसेप्टर्स। ये समझ में आ रहा है? अब इससे क्या होगा, देखिए, इसी की वजह से इंफॉर्मेशन आगे जा रही है। अगर हम यहाँ दबा रहे हैं और ये हमारा ब्रेन समझ पा रहा है कि यहाँ दब रहा है, इसका मतलब कि इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास गया और यहाँ फीलिंग स्टार्ट हो गई है। कैसे हुआ होगा ये समझिए। जब हमने इस पे स्ट्रेस प्रोवाइड किया, है ना, तो ये क्या हो गया, अंदर सोडियम जाने लगा फटाफट। अब बाहर कंसंट्रेशन सोडियम की बहुत ज्यादा होती है, जबकि अंदर, ये जो अंदर एक्सोप्लाज्मा है इसमें बहुत कम होती है। है ना, अब अंदर पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे तो ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ ग्राफ बना के समझाने की कोशिश करूँ तो और आसान हो जाएगा। तो ठीक है, इस ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ दिख रहा है कि मैं उसकी तरफ जूम कर दूं? दिख रहा होगा आई थिंक, है ना? दिख रहा है। हेलो। ओके ओके, ठीक है, मुझे लगा आवाज नहीं जा रही है। चलिए, अब देखिए, ये जो -70 है ये क्या बेटा, ये तो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, है ना। और -70 के नीचे अगर लाइन आ जाएगी तो इसका मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। अब ये -60 क्या है, डॉट 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 लाइन, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, है ना। तो अब देखिए एक्चुअल में फिनोमेना होती कैसे है। तो जब हम यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम अंदर जाने लगा, तो क्या होगा, ये और निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये जो क्या होते हैं -70 है। जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव अंदर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो -70 से किधर आने की कोशिश करेगा, -60 की ओर। भाई क्योंकि वो कम पॉजिटिव, वो ज्यादा पॉजिटिव है और नीचे ज्यादा निगेटिव है ना। तो ऊपर वाला क्या बोलते हैं इसको, लेस निगेटिव, नीचे वाले को बोलते हैं मोर निगेटिव। सो whenever positive ions tends to move inside or it really moves inside, the resting membrane potential moves towards threshold potential, or you can say moves towards less negative area,
मूव्स टूवर्ड्स लेस नेगेटिव एरिया। और मान लीजिए कि थोड़े से ही सोडियम आए और इसके बाद फिर आने बंद हो गए, तो ये यहाँ जाएगा और यहाँ से ये फिर नीचे आ जाएगा, अभी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। ये याद रखना है। मैं ये फिनोमेना इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। okay. जब ये डाई ऑफ हो गया, इसको बोलेंगे लोकल स्टिमुलस, यानी इतनी दूर में तो हुआ लेकिन ये आगे बढ़ने लायक नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? लोकल स्टिमुलस। क्या बोलेंगे बेटा? लोकल स्टिमुलस या सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, लोकल स्टिमुलस या सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए दूसरी बार और इसमें थोड़ा सा प्रेशर आया, थीगमो रिसेप्टर जो टच सेंसिटिव मैकेनिकल रिसेप्टर हैं उस पर और ज्यादा किसी ने प्रेशर दिया, और ज्यादा सोडियम आएंगे, तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि ये यहाँ से आगे बढ़ा और इसने थ्रेशोल्ड को टच कर लिया। क्या किया? थ्रेशोल्ड लेवल को टच किया, यानी थ्रेशोल्ड का मतलब है -60। अंदर का जो क्या बोलते हैं, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ये वाला हिस्सा है, ये -70 से कहाँ पहुंच चुका है? -60 तक पहुंच गया है। बस इतना ही करना है। -60 तक पहुंचने के बाद होगा क्या? यहाँ पे कुछ और स्पेशल गेट होते हैं, है ना? एकदम स्पेशल टाइप के गेट होते हैं, प्रोटीन गेट्स होते हैं, और ये बिल्कुल स्पेशल टाइप के होते हैं। अब इसमें क्या होता है भाई? तो देखिए फिर इसमें क्या होता है तो समझिए। ये जो है, these are called voltage gated channels, वोल्टेज गेटेड, है ना? लेकिन ये किसके लिए? ये वोल्टेज गेटेड किसके लिए? सोडियम के लिए। सोडियम अंदर बहुत तेजी से जाएगा, सोडियम आयन। याद रखना, जब वोल्टेज गेटेड वाला चैनल खुलेगा, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पहली बार जो ये खुला था, है ना, ये टच रिसेप्टर था, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से खुला था, तो इसमें सोडियम बहुत कम अमाउंट में आता है, बहुत स्लो आता है ना? तो इसलिए उसको मैंने बनाया है। लेकिन जब -60 तक पहुंच जाएगा, यानी थ्रेशोल्ड पहुंच जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा। इसके बदले में एक दूसरा और रिसेप्टर, यानी एक और गेट प्रेजेंट होता है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे, उसको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड आयन। वोल्टेज गेटेड आयन फॉर द सोडियम, वो पोटेशियम के लिए भी हो सकता है, कैल्शियम के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे इस टाइम में कौन है? ये सोडियम के लिए, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन या चैनल, सोडियम आयन चैनल्स, है ना? जिसकी वजह से ये ओपन होगा। यहाँ पे तो केवल 2 टाइम स्पीड था अंदर जाने का, यहाँ पे 100,000 टाइम स्पीड बढ़ जाती है, यानी मिली फ्रैक्शंस के सेकंड, उस ड्यूरेशन में भी, मिली सेकंड के एक छोटे से फ्रैक्शन में भी lakhs and crores of the ions will influx अंदर की ओर जाएंगे, और जिसकी वजह से ये पोटेंशियल बहुत तेजी से ऊपर जाता है और ये लगभग +30 +40 के आसपास पहुंच जाता है। ये समझ में आया? अब जब बहुत ढेर सारे अंदर पॉजिटिव आयन जाएंगे तो होगा क्या? इस मेम्ब्रेन के आसपास जो है वो कहानी ही बदल जाएगी। अब कैसे बदल जाएगी, इसको मैं बिठा के फिर से बना देता हूँ। तो देखिए जरा क्या हो गया बच्चों। इसमें होगा ये कि एज कंपेयर टू आउटसाइड, इनर साइड में सोडियम ज्यादा होगा, है ना? और इसके कंपैरिजन में बाहर जो है वो नेगेटिव, बाहर तो क्लोराइड वगैरह है ही, है ना? तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर नेगेटिव हो गया। अब देखिए रेस्ट ऑफ द पार्ट अभी भी वैसे ही है जैसे पहले था, बट दिस पार्ट विल बी चेंज्ड। ये क्या हो गया? दिस पार्ट इज नाउ चेंज्ड। तो अब ये जो चेंज हो गया है, क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द रैपिड इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन, और इसकी वजह से ये पोटेंशियल चेंज होके कहां तक चला आया है? +30 तक। कहां तक बेटा?
30 मिली वोल्ट, 30-40 से ज्यादा नहीं जाता। 30-40 पे आने के बाद सोडियम के जो ये वोल्टेज गेट वाले हैं ये बंद हो जाते हैं, है ना। तो मैक्सिमम उतना ही जा पाता है। तो अब जब ये चेंज हो गया, इसका मतलब कि अब इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगा। एक बार थ्रेशोल्ड टच हो गया तो इंफॉर्मेशन आगे ट्रेवल करेगा, ये आपको याद रखना है। तो थ्रेशोल्ड is the minimum energy या minimum voltage difference which is required for the expression of any information। किसी भी इंफॉर्मेशन के एक्सप्रेस होने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए थ्रेशोल्ड हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, ये समझ में आ गया बच्चों। नाउ दिस दिस चेंज्ड पार्ट जो कि चेंज हो चुका है, इसको हम कहते हैं डीपोलराइज्ड न्यूरॉन। डीपोलराइज्ड पार्ट या न्यूरॉन, ठीक है। और फिनोमेना को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। द फिनोमेना इज नोन एज डीपोलराइजेशन। ये बहुत आसानी से समझ में आ गया। डीपोलराइजेशन तक की कहानी बेटा सबको समझ में आ गई। आगे ही तो यस नो कुछ भी बता दीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़े। यस सर। ओके, ठीक है, डीपोलराइजेशन हो गया। अब आप देख पा रहे हो कि अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है ड्यू टू द वोल्टेज गेटेड चैनल। इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ सोडियम अगल बगल के एरिया में भी ट्रेवल कर जाएंगे, है ना बेटा, जहां पे अभी रेस्टिंग कंडीशन है। और एकदम एग्जैक्टली वही प्रोसेस करेंगे जो यहाँ पे हुआ है। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये फिर से थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगा, है ना। और ऊपर की ओर फिर एक बार थ्रेशोल्ड पहुंच गया तो यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है फॉर द सोडियम, दे विल बी ओपन स्पीडली, है ना, बहुत तेजी से खुलेंगे। तो अब वो अंदर सोडियम को आने देंगे तो फिर ये भी डिपोलराइज हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम when the next part will be depolarized, this part is going to be polarized again, means repolarization की फिनोमेना होगी। ये आपको याद रखना है। तो अब मैं ये सब कुछ मिटा देता हूँ और आसान करता हूँ आपके लिए, थोड़ा इजी करता हूँ। ओके, तो डीपोलराइज हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ से सोडियम ट्रेवल करके थोड़े से आगे आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो बेटे क्या होता है कि यू हैव टू रिमेम्बर दैट देयर आर not only sodium but potassium are also present in this axon, है ना। इसके अंदर एक्सोप्लाज्मा जो है इसमें क्या है बेटा, पोटेशियम भी होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन के फॉर्म में पोटेशियम भी है। तो पोटेशियम जब ऐसा होता है कि +30 के आसपास पहुंचता है, +40 के आसपास, तो ये सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं। बगल में एक और चैनल होता है। चैनल का मतलब समझ रहे हो बेटा, ये प्रोटीन के बने हुए स्पेशल, आपने सेल मेम्ब्रेन तो पढ़ा ही है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने पढ़ा ना कि कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होता है, कुछ चैनल होते हैं, गेट होते हैं, कैरियर्स होते हैं। तो हर एक सेल में होता है, चाहे वो न्यूरॉन हो चाहे वो कोई और सेल, मसल की सेल हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये भी वोल्टेज गेटेड होते हैं, यानी जैसे ही +30-40 पहुंचता है ये एक्टिवेट हो जाता है। and this is a gate for the potassium ions. So this is what you can say that this is voltage gated channel for the potassium। और ये अंदर नहीं लाता है, ये पोटेशियम को बाहर निकाल देता है स्पीड में। जहां भी वोल्टेज गेटेड होंगे बहुत स्पीड में काम करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये बाहर की ओर निकलना शुरू कर देगा। दिख रहा है सबको। तो जब ये बाहर की ओर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अंदर पॉजिटिव कम होगा यानी निगेटिव होगा। तो जैसे जैसे ये पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा पोटेशियम के फॉर्म में, ये लाइन क्या होगी, फिर से नीचे आएगी निगेटिव, और पहुंच जाएगी फिर से कहा, -70 पे। जब ये -70 पे पहुंचेगी तो इसको हम कहेंगे रीपोलराइजेशन, ठीक है ना। तो देखिए जो फिनोमेना आगे थी वो पलट जाएगी, यानी ये हो जाएंगे फिर से वैसे ही जैसे शुरू में थे। यानी
बाहर अंदर हो जाएगा फिर से नेगेटिव, क्योंकि अंदर से पॉजिटिव आयंस बाहर निकल गए। फिर से क्या हो जाएंगे बेटा, ये फिर से हो जाएंगे नेगेटिव, और इसके रिस्पेक्ट में बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा है तो बाहर हो जाएंगे ये फिर से पॉजिटिव। और इसके पहले की फिनोमेना जो यहाँ इस पोर्शन में हुई थी, अब नेक्स्ट पोर्शन में हो जाएगा, यानी ये अंदर हो जाएगा पॉजिटिव और बाहर हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव। बाहर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है ना? तो अब आपको समझ में आ रहा है कैसे ट्रेवल कर रहा है। ये वाला पार्ट जो है वो हो गया रीपोलराइज्ड, है ना? और अब नेक्स्ट पार्ट हो गया क्या बेटा, नेक्स्ट पार्ट हो गया डीपोलराइज्ड। इसके आगे वाला अभी भी रेस्टिंग है। अब वो आगे वाला फिर कैसे चेंज होगा, तो फिर बिल्कुल वही सोडियम आयंस इधर भी ट्रेवल करेंगे, और जैसे ही सोडियम आयंस नेक्स्ट पार्ट में ट्रेवल करेंगे, यहाँ भी थ्रेशोल्ड आएगा। अब थ्रेशोल्ड आएगा तो फिर से क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलेंगे, खूब ढेर सारा सोडियम अंदर आएगा। तो उस केस में जब यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा तो फिर ये रिपोलराइजेशन होगा। तो इस तरह से ये आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इस कोर्स में आपने एक चीज समझा, इस टाइम ड्यूरेशन में एक चीज समझ में आया क्या, कि अंदर जो पहले पोटेशियम नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में, जब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हुआ करता था, है ना, डीप देखिए रीपोलराइज में भी -70 मिली वोल्ट ही रहेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना? रीपोलराइज जब हो जाएगा तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 ही रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये है कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो अंदर पोटेशियम आयन होते हैं और बाहर सोडियम आयन होते हैं। लेकिन आपने देखा कि ये वापस आने के लिए इसने क्या किया कि ग्रीन आयंस को बाहर निकाल दिया, इसीलिए मैंने ये कलर अलग अलग बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना? तो क्या हुआ कि सोडियम तो अंदर आ गया, यानी सोडियम इसमें ज्यादा हो गया, लेकिन पोटेशियम बाहर चला गया। तो अभी ये जो रीपोलराइज पार्ट है, आप कह सकते हैं कि अंदर अभी इसमें सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि इसके अगल बगल बाहर पोटेशियम बाहर निकल चुका है तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस कंडीशन में ठीक है, ये नॉर्मल दिख तो रहा है, लेकिन ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, यानी अगर हम नेक्स्ट कोई चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पे एक और स्पेशल प्रोटीन होता है ना? अब ये जो स्पेशल प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज। सोडियम पोटेशियम एटीपेज या सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। ठीक है बेटा? है ना, ये वाला दिख रहा है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। सोडियम पोटेशियम एटीपेज क्या करता है कि एटीपी खर्च करता है और अंदर दो पोटेशियम लाता है, बदले में बाहर 3 सोडियम करता है। ठीक है ना? और इसके लिए ये एनर्जी खर्च करता है, एनर्जी मतलब एटीपी, और उसको फिर एडीपी में कन्वर्ट कर देता है, यूजेस एटीपी। तो इस तरह से ये फिर से रस्टिंग कंडीशन में आ जाते हैं और ये इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रेवल करता रहता है। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। पूछ लो बच्चों, अगर कुछ पूछना है तो। हेलो।
किसी की आवाज नहीं आ रही। हेलो। यस नो सर। सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, तो ठीक है, समझ में आ गया? ये यस समझ में सर। आया? कौन समझाएगा? कौन समझाएगा मुझे? चलिए चलिए शुरू हो जाइए, कौन समझा रहा है? चलो बच्चों, साक्षी तुम ही समझाओ। चलो बच्चों, तनु, इप्सिता, सर ठीक। जिसको जिसको, हाँ बताओ। सर ठीक से। ओके, ठीक से किसको आया है? इप्सिता को आया है। चलो इप्सिता शुरू हो जाओ, बताओ बेटा। सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। तुम बच्चा बहुत मेरे ख्याल से बहाना बनाते हो। नहीं सर, सच में तो सर। अरे तुमको पकड़ लेंगे ना, टेडी बियर की तरह पकड़ के तुमको बांध देंगे सीट में। चलो कोई बात नहीं, तो लगता है मुझे ही रिपीट कर देना चाहिए, है ना? यस सर। ओके, कर देते हैं। ठीक है, लेट मी इरेज दिस पार्ट। अब मैं बिना चैनल वैनल बनाए ही एक बार सिंपल तरीके से बता देता हूँ, जिससे कि आपको याद हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर एग्जाम देना है। देखिए, ये है इनिशियल कंडीशन, जिसमें अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव है। ये ध्यान से समझिए, अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है। बाहर पॉजिटिव किसकी वजह से है, ये तो बता ही सकते हैं, आंसर में। बाहर पॉजिटिव किसकी वजह से है? बाहर पॉजिटिव सोडियम की वजह से है, क्योंकि बाहर के कभी भी बाहर वाले फ्लूइड में सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, तो सोडियम की वजह से है। तो ये इनिशियल कंडीशन है, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है बाहर सोडियम ज्यादा है, ये याद रखेंगे। ये नॉर्मल कंडीशन है। तो जब इसमें कोई स्टिमुलस मिलेगा तो क्या होगा भाई, -70 से ये कहाँ पहुंच जाएगा, -60। थ्रेशोल्ड मिलेगा, थ्रेशोल्ड मिलेगा तो बाहर से सोडियम अंदर आने लगेंगे। कौन अंदर आने लगेगा? सोडियम। बहुत ही ज्यादा सोडियम अंदर आएंगे। तो जब बहुत ज्यादा सोडियम अंदर आएगा तो अंदर जो अभी तक पार्ट माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और जो बाहर पॉजिटिव था वो वो इसके साथ निगेटिव पार्ट की तरह बिहेव करेगा, यानी इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बाहर निगेटिव हो जाएगा। अब जो हिस्सा यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है उसको हम कहेंगे डीपोलराइज्ड पार्ट। डीपोलराइजेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे वाला अभी वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन बहुत सारा सोडियम अंदर आया है, बहुत ज्यादा ही सोडियम अंदर आया है। तो क्या होगा कि सोडियम नेक्स्ट पार्ट में ट्रेवल करेगा। जब नेक्स्ट पार्ट में ये ट्रेवल करके आगे की ओर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ भी सेम फिनोमेना होगी, यहाँ भी सोडियम अंदर आने लगेंगे। यहाँ भी क्या होगा, हैवी सोडियम इनफ्लक्स होगा, तो यहाँ भी फिर से क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ऐसे आप बहुत सारे एरिया बना सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद आप ये एरिया बना लीजिए, फिर उसके बाद रेस्ट यहाँ से यहाँ तक। तो आप कह सकते हैं दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3 एंड दिस इज पार्ट 4 ऑफ द सेम न्यूरॉन, है ना। अब यहाँ डीपोलराइजेशन हुआ, लेकिन बाकी पार्ट अभी भी रेस्टिंग कंडीशन में है। लेकिन डीपोलराइजेशन की वजह से बहुत ही हैवी सोडियम अंदर आए हैं, जिसकी वजह से ये अगल बगल ट्रेवल करेंगे। जब ये अगल बगल ट्रेवल करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट को भी क्या करेंगे, ये
इसके यहाँ पे सोडियम को ये अंदर आने देंगे खूब स्मार्टली। लेकिन एट द सेम टाइम जब नेक्स्ट पार्ट में सोडियम अंदर आता है तो पहले वाले पार्ट से पोटेशियम बाहर निकल जाता है, पोटेशियम के जो आयंस हैं वो बाहर निकलते हैं और इसकी वजह से ये ग्रीन लाइन बनती है, यानी ये नीचे आ गया और ये कहाँ तक आ जाएगा, -70 तक। तो इतना पोटेशियम बाहर निकलेगा एट द सेम टाइम कि ये फिर से कैसा दिखने लगेगा, ओरिजिनल कंडीशन जैसा, जैसे शुरू शुरू में होता था, है ना। अब शुरू शुरू में क्या होता था बेटा, शुरू शुरू में अंदर निगेटिव और बाहर इसके रेस्पेक्ट में क्या होता था, पॉजिटिव। तो इस मेम्ब्रेन के अगल बगल कलर चेंज करके बना देते हैं, क्या हो जाएगा, अब बाहर फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और इसके रेस्पेक्ट में मेम्ब्रेन के अंदर ये हो जाएगा नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। तो ये फिर से कैसे आ गया, पुराने कंडीशन जैसा दिखने लगा, इसको कहेंगे रीपोलराइजेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, कहानी उल्टी हो जाएगी। अब अंदर हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि सोडियम अंदर गया और इसका रेस्पेक्ट में बाहर हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ हो जाएगा डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। इसी तरह से फिर सोडियम आगे की ओर ट्रेवल करेगा तो यहाँ भी सेम फिनोमेना होगी। लेकिन जब यहाँ डीपोलराइजेशन होगा, जब सोडियम अंदर जा रहा होगा, उसी टाइम में यहाँ क्या होगा, पोटेशियम बाहर निकल रहा होगा, जिसकी वजह से ये फिर से क्या होगा, रिपोलराइज हो जाएगा। तो डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, देखो सबसे पहले डीपोलराइजेशन हो रहा था, फिर नेक्स्ट वाले में डीपोलराइजेशन हुआ, तो यहाँ रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, और इस तरह से ये क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन आगे की ओर ट्रेवल कर रहा है। So this is what, if you are moving somewhere from here to here like this, you are moving, so you are performing action. तो जो ये थ्रेशोल्ड के ऊपर वाला जो हिस्सा हो रहा है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, ये डीपोलराइजेशन, और ये रिपोलराइजेशन जो नीचे आने वाला हिस्सा है। सो दिस इज व्हाट, एक्शन पोटेंशियल, यही तो एक्शन हो रहा है ना, इसी को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वही पावर, ये जैसे यहाँ -70 है तो एक्शन पोटेंशियल यानी ये जो सबसे पीक होगा, है ना, पोटेंशियल यानी +30 के आसपास पहुंचता है, +30 से 40, यही है एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, रिपोलराइजेशन समझ में आ गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हाँ और स्टिमुलस दे दें और इंफॉर्मेशन आगे जाए, तो ये काम नहीं करेगा। जैसे ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है हमारा न्यूरॉन, एक बार में सिर्फ एक काम करेगा। नीट का एग्जाम देना है तो सिर्फ नीट का एग्जाम देगा, फिर बीएससी का एंट्रेंस नहीं देगा। मतलब बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। इसको अपना जो फंक्शन होता है एकदम स्पेसिफिक होता है, एकदम प्योर, वही करना है जो मुझे करना है, भटकता बिल्कुल नहीं है। तो जब इसको स्टिमुलस देंगे तो ये आगे इंफॉर्मेशन नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पोटेशियम तो सारे बाहर निकल चुके हैं, है ना। रिपोलराइज करने के चक्कर में आप देखिए ग्रीन वाला, ये किसके लिए है, पोटेशियम के लिए। ये किसके लिए है, सोडियम के लिए है। अंदर सोडियम बहुत ज्यादा है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। नॉर्मल कंडीशन में सोडियम बाहर होना चाहिए था और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ क्या होना चाहिए था, पोटेशियम होना चाहिए था। अब इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक और स्पेशल प्रोटीन होती है जो पंप की तरह काम करती है ना। तो ये क्या करती है कि 3 सोडियम को बाहर करती है और 2 पोटेशियम को अंदर करती है। तो अंदर से क्या हो रहा है कि 3 सोडियम बाहर निकल जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। अगर याद ना हो तो इसको Na3 लिख लीजिए, Na3, Na3, या K2 आप याद कर सकते हैं, K2 है ना, कराकोरम, K2 कराकोरम, है ना। तो 2 के अंदर आएंगे और 3 ना यानी सोडियम बाहर जाएंगे। इसके बदले में 1 एटीपी यहाँ पे खर्च हो जाएगी। 1 एटीपी is converted into ADP plus inorganic phosphate। तो जब ऐसा होगा कि अंदर फिर से सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और सोडियम बाहर चला जाएगा, तो ये फिर से रिपोलराइज जो पार्ट है ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा
रेस्टिंग पार्ट में। जैसे ही ये रेस्टिंग में कन्वर्ट होगा, नाउ इट इज अगेन रेडी टू टेक अनदर स्टिमुलस। और आगे वाले सभी प्रोसेस जो क्या होते हैं आपका एक्सॉन का पार्ट है, सब में सेम फिनोमेना होती है, कहीं कोई चेंज नहीं होता है। अब सबको अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? मैं लंबा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कंफ्यूजन न रहे आप लोगों को। आ गया समझ में बच्चों? ये अच्छे से समझ में आ गया? प्लीज टेल मी। तनु, प्रियांशी, इप्सिता, साक्षी। नो सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, गुड नो सर। गुड गुड। वैसे बहुत आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक और पार्ट है, बहुत छोटा सा, उसको समझते हैं। कि जब ये इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगा और ट्रेवल करके साइनेप्टिक नॉब पे जाएगा, तो आपने देखा कि दो न्यूरॉन आपस में जुड़ रहे थे, उसको हम कहते हैं साइनेप्स। अब साइनेप्स में आप बीच में क्या होता है, आपने देखा गैप होता है। गैप होगा तो फिर वहां इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करेगा? वहां इंफॉर्मेशन केमिकल फॉर्म में ट्रेवल करेगा, लाइक दिस। ओके, अब ये देखिए इधर से क्या है कि इधर से तो ट्रेवल कर रहा है उसी प्लस माइनस के फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, है ना, मैसेज। लेकिन यह जो साइनेप्टिक नॉब है, जब यहाँ पे आते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस फॉर्म में? कैल्शियम को अंदर आने देते हैं, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरह से वेसिकल के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। और ये फिर आगे आते हैं, मेम्ब्रेन पे टकराते हैं, और इसमें इनकी मदद कौन करेगा? कैल्शियम। इसको टकराने में और इस मेम्ब्रेन से जुड़ने में मदद कौन करेगा बेटा? कैल्शियम। इसीलिए यहाँ पे कैल्शियम अंदर आता है ना, इसकी वजह से, पोटेंशियल की वजह से कैल्शियम आयन अंदर आते हैं। तो याद रखेंगे, कैल्शियम क्या करेगा? वेसिकल्स को यहाँ तक लाएगा और ये डिसॉल्व करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर के जो केमिकल्स हैं वो बाहर निकलेंगे, है ना। अब आप ये समझ लीजिए कि जब ये बाहर निकलेंगे तो इनको रिसीव करने वाला भी कोई चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर रिसीव करने के लिए गेट बने होते हैं, जिसको कि हम लीगेंड गेट कहते हैं। बहुत सारे होते हैं, है ना, इसके सरफेस पे बहुत सारे गेट बने होते हैं ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस मेम्ब्रेन पे, जो रिसीवर मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन पे ऐसे बहुत सारे गेट बने होते हैं। तो अभी जो केमिकल बाहर निकलता है इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर नॉर्मली जो आप लोग पढ़ते हैं वो है एसिटाइल कोलिन। कौन सा वाला है? एसिटाइल कोलिन, ACH शॉर्टकट में लिखते हैं इसको। अब ये कैसे ट्रेवल करते हैं भाई, है ना? या तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था, तो यहाँ केमिकल फॉर्म में क्यों हो गया? सवाल ये भी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर होगा, सामने दिख रहा होगा आपको कि भाई देखो, यहाँ पे तो मेम्ब्रेन है, चलो ठीक है, लेकिन ये जो खाली जगह है यहाँ तो मेम्ब्रेन नहीं है ना। अब मेम्ब्रेन है ही नहीं तो फिर हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डेवलप कैसे होगा? एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव होगा कैसे? तो केमिकल चाहिए, है ना। तो इसको हम कहते हैं, जो खाली जगह इसको कहते हैं क्लेफ्ट। दिस इज व्हाट? क्लेफ्ट। और क्योंकि ये जंक्शन पे है, जोड़ पे है, तो इसको बोलते हैं साइनेप्टिक, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना, खाली जगह, सिनेप्स के बीच की खाली जगह साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये इंफॉर्मेशन आगे कैसे बढ़ेगी ये समझिए। तो ये जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो यहाँ बाइंड होते हैं, यहाँ पे, और जैसे ही इस गेट पे बाइंड होते हैं तो नाउ इट इज रेडी। जैसे ही बाइंड होते हैं तो सोडियम को ये अंदर जाने देते हैं, सोडियम अंदर आने लगेगा, इसके पहले तक नहीं। जब ये बाइंड होंगे तब सोडियम अंदर
आता रहेगा। और जब इनफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन यहाँ इकट्ठा होगा तो फिर से क्या होगा बेटा, वही थ्रेशोल्ड मिल जाएगा। अब थ्रेशोल्ड मिल जाएगा तो यहाँ पे फिर वही स्पेशल वाले वोल्टेज गेट होंगे सोडियम के, जो खूब ढेर सारा सोडियम अंदर ले आएंगे, खूब ढेर सारा। और इस तरह से दूसरे वाले न्यूरॉन में भी एक्शन पोटेंशियल होगा, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन आगे की ओर ट्रेवल करेगी। ओके, लेकिन अगर ये बंधे ही रहेंगे तो सोडियम आता ही रहेगा, फिर तो कोई दूसरी इंफॉर्मेशन आने ही नहीं पाएगी। अब क्या करें? तो ऐसा नहीं है, इसलिए नेचर बहुत शानदार है, ब्रिलियंट है, उसने सारी व्यवस्था करके रखी है ना। तो बगल में एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एसिटिल कोलिन एस्टरेज। आप देख पा रहे हो? देख पा रहे हो सबको बेटा? एसिटिल कोलिन एस्टरेज दिख रहा है ना, काटने जैसे मुंह बना के रखा है इसने, है ना। ओके, ये करता क्या है कि एसिटिल कोलिन को ब्रेक डाउन कर देता है, और इस तरह से ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते करते करते, और ब्रेक डाउन करके करता क्या है, दो पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। एक होता है कोलिन और दूसरा होता है एसीटेट या एसिटिल, आप एसीटेट ही कहिए। एसीटेट बाहर निकल जाएगा और कोलिन वापस इसमें चला जाएगा ताकि फिर से पैक हो पाए न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में। ये सही है ना? एकदम बढ़िया व्यवस्था है ना, है ना, अच्छा तरीका है। तो ये है एसिटिल कोलिन एस्टरेज। एसिटिल कोलिन एस्टरेज, ये जो भाई साहब हैं जो काटने का काम करते हैं, ये हैं एसिटिल कोलिन एस्टरेज। मजा आया बच्चों? अब देखिए, समझिए इस चीज को। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये है हमारा टोटल सिनेप्स। ये जो बड़ा सा हिस्सा है जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, इसी को हम कहते हैं साइनप्स। ठीक है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि ये पहले है तो प्री है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो ये बाद वाला हिस्सा है, ये मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। बाकी चीजें तो आपने देख ली हैं, ये वेसिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर है, कैल्शियम इसको यहाँ तक लाता है, ठीक है। और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जब निकलते हैं तो जो रिसेप्टर होते हैं उससे बंध जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम आता है। जब सोडियम ठीक ठाक अमाउंट में अंदर आ जाएगा तो ये वोल्टेज गेटेड को खोल देगा, और जिसकी वजह से फिर से एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और फिर एक्शन होने लगेगा। तो मेरे ख्याल से इतनी कहानी आपको समझ में आ गई बच्चों। अब मेरा हाथ पांव दर्द होने लगा, अब और खड़ा नहीं रह सकता मैं, तो मैं बैठ जाता हूँ और बैठ के डिस्कशन करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक कहीं